सो क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑलरेडी मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्रीफ कर चुकी थी लास्ट क्लास में। दिस इज द रिकॉर्डेड सेशन। सो द फिनोमेना ऑफ इलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे आप सभी। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when light of suitable frequency strikes on it, when light of suitable frequency strikes on it, called photoelectric effect। means आपके पास यहाँ metal है, metal plate है, and this phenomena is done in a tube। यहाँ पर आपके पास इस metal plate पर एक suitable frequency की light आपने throw किया। सो वंस यू थ्रो द लाइट, जैसे आपने लाइट यहाँ थ्रो किया, सो जो मेटल होगी इट स्टार्ट्स एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होगा क्या? लिसन हियर, हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसको एक एमीटर से। एंड आप सभी को एमीटर पता है क्या होता है। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू कैलकुलेट दी करंट। फाइन, यहाँ हमने एक डिटेक्टर लगा दिया जो कि डिटेक्ट करेगा यहाँ पे क्या एमिट होके बाहर आ रहा है। सो यू विल सी, जब एक फ्रिक्वेंसी की लाइट, एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट इस मेटल प्लेट पर आएगी, हम यहाँ पर नॉर्मली जो मेटल प्लेट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सीजियम, रुबीडियम या फिर पोटेशियम। सो विल यूज़ दैट सीजियम, रुबीडियम और पोटेशियम। सो वाई वी आर यूजिंग दीज मेटल्स? सो दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली और जल्दी इजेक्ट हो। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाहर निकलेंगे? बिकॉज लाइट से उन्हें एनर्जी मिल गई। जैसे उन्हें एनर्जी मिली, दे स्टार्ट्स कमिंग आउट। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इससे रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और एमीटर जो है वो यहाँ पर आपको एक रीडिंग दिखाएगा कि कितना करंट इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। वेरी इजी। व्हाट इज डन? यहाँ पे फोटो यानी लाइट स्ट्राइक करे एक मेटल सरफेस पे, जिससे कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखेंगे यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस इफेक्ट की। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि लाइट रे स्ट्राइक करेगी किसी भी मेटल सरफेस पर, तो मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ये ट्रैवल करेंगे, तो इस सर्किट में प्रोड्यूस होगा करंट जो कि एमीटर में शो होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि देयर इज नो टाइम लैग, कोई भी टाइम लैग नहीं है बच्चों। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए आप कोई भी लाइट स्ट्राइक करते हैं, जैसे ही आप स्ट्राइक करते हैं उसी वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इट इज़ लाइक को बिल्कुल सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता। इट इज़ लाइक वन एंड वन इफेक्ट। वंस यू जस्ट transfer or hit the light to the metal surface, immediately electrons will coming out from the surface। बिल्कुल उसी वक्त इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यहाँ कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज, आपको हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेट है। जैसे एक मेटल है, तो मेरे लिए मान लो सीजियम है, तो इसके लिए सेट होगा कोई भी मिनिमम फ्रिक्वेंसी। फॉर सपोज मैं बता रही हूँ कि 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिनिमम सेट है सीजियम के लिए, तो 10 हर्ट्ज से कम में काम नहीं चलेगा। 10 हर्ट्ज से आप 11 हर्ट्ज कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, पर 10 से 9.9 में भी काम नहीं चलेगा। ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिसके बाद ही आपके इलेक्ट्रॉन इस पूरे के पूरे सर्किट से आउट होंगे। एंड दैट मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। हर एक मेटल के लिए ये फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होती, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है। पर एक ऐसी फ्रिक्वेंसी, जितना मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमें देना ही देना है, अगर इससे कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट इज, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी स्पीड यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पे। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट देंगे, मिनिमम ये तो देना ही देना है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से भागे निकलने के बाद, तो आप ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो मीन जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट, आपकी लाइट जितनी ब्राइट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव होना डिपेंड करेगा आप जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देंगे। पर इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं बाहर? 10 निकल रहे हैं, 15 निकल रहे हैं,
और मोर देन दैट नंबर्स उनका डिफाइन करेगा ब्राइटनेस कि जितनी ज़्यादा आपने ब्राइट लाइट दी, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक बिल्कुल ही डिम से लाइट दे दी तो कुछ 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है। फिर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और मैंने ज़्यादा ब्राइट लाइट देने की कोशिश की। सो वंस आई हैव गिवन ब्राइट लाइट, सो आई फाउंड कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम न्यू थ्योरी सीखते हैं, दैट इज़ द थ्योरी विच इज़ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे। प्लैंक एक साइंटिस्ट था जिसने एक लाइट रे को एनर्जी से रिलेट करा। उसने बोला कि जो भी लाइट रे आप तक पहुंचती है उसके अंदर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, उसने अपनी थ्योरी को कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि नॉर्मली क्या होता है जब हम समर्स में सनलाइट को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम लोगों को समर्स में सनलाइट, जैसे अभी समर्स चल रहा है तो बहुत हार्श लगती है, बहुत बेकार लगती है, कि हमें लगता है कि हाँ सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी बहुत गर्मी उसमें फील होती है, क्योंकि समर्स के अंदर सनलाइट की जो भी अंदर पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं वो। वहीं अगर विंटर में कंपेयर करेंगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एनर्जी कम होती है। अब पहली बात, वो पार्टिकल्स हैं क्या, उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, तो वो सब समझते हैं। नाउ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये थ्योरी थी जिसको प्लैंक्स ने दिया था। तो उसने बोला था ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद करो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ाया था, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में लास्ट लेक्चर था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में होती है, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज बिना एनर्जी के तो काम चलेगा ही नहीं। तो मैक्स प्लैंक ने उसके ऊपर एक थ्योरी बना दी। उसने बोला कोई भी एनर्जी जो है, जो सन से आ रही है या कहीं से भी कोई एनर्जी आ रही है, पहली बात वो हमेशा ही नहीं आती रहती है, ऐसा नहीं होता। आपने कभी ऐसा देखा है कि पूरे साल, पूरे 365 डेज सन से सेम अमाउंट की एनर्जी आ रही है? नहीं, एक जैसी एनर्जी आ रही है, एक जैसी लाइट रे आ रही नहीं, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट रेज आती हैं और वो चीज़ें डिसकॉन्टिन्यूस रहती है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहती है एनर्जी। आगे अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि एक जैसी एमिट नहीं होती हमेशा लाइट। हमेशा लाइट डिपेंड करेगा किस पर, मैं अभी आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगी, सेकंड पॉइंट वही लिखा हुआ है, पर ये ध्यान रखेंगे जब भी लाइट एमिट हो रही है कहीं पर भी या कहीं पे अब्जॉर्ब हो रही है तो वो एक जैसा कॉन्टिन्यूसली एमिट या कॉन्टिन्यूसली अब्जॉर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका एमिशन होना या अब्जॉर्ब होना डिपेंड करेगा छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर। तो बेटा कहीं भी लाइट आती है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उनको एक साथ बोलते हैं क्वांटा और एक को बोलते हैं क्वांटम। ये क्वांटम है बच्चों, एक दिस इज क्वांटम। ये हमारे पैकेट ऑफ एनर्जी डिसाइड करते हैं कि लाइट कैसी आनी है, कितनी। अगर ये क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है, ये जो क्वांटम है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आएंगे तो हमें सनलाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमें वहाँ लगेगी, जैसे फिलहाल समर्स चल रहा है तो फिर क्वांटम एनर्जी बहुत ज़्यादा है लाइट में, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम आते हैं, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मतलब मैंने जैसे तुम्हें क्वांटम के बारे में बताया, क्वांटम के बारे में बताया, ये बताया कि सनलाइट आती है तो उसके अंदर पैकेट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? ये एनर्जी डिपेंड करती है आपकी आने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी पर, वो कितनी फ्रिक्वेंसी से आ रही है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, समर्स में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी लाइट आती है तो समर में लाइट की एनर्जी बहुत बड़ी हुई होती है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज लाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज है, हर एक क्वांटम के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा वार्म फील होती है, हॉट फील होती है। तो आपकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? किसी भी लाइट रे की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये सब आपने 9th-10th स्टैंडर्ड से सीखा है। तो ये कांस्टेंट जो हमने लगाया, क्योंकि प्लैंक्स थ्योरी थी तो प्लैंक्स ने आपको कौन सा कांस्टेंट दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट ही दिया, इसको नाम h, और इसकी वैल्यू होती है जो कि आपको 99.9% हमेशा यूज़ करनी है, वो ये है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल। अदरवाइज़ ये आपको याद रखना है, कभी कभी एंट्रेंस में इसकी यूनिट चेंज कर देते हैं, तो आप लोगों को ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि किलो जूल सेकेंड्स पर मोल के अंदर ये वैल्यू है 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻13। फाइन, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सभी को। जो भी डाउट्स होंगे जब आप लोग मुझसे अभी ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे वेंसडे को, आई विल क्लियर यू ऑल द डाउट्स इन दैट ऑल्सो।
सो फीचर्स का एक लास्ट पॉइंट और देख लेंगे। लास्ट पॉइंट प्लैंक्स क्वांटम का ऑलरेडी 2 पॉइंट समझा दिए। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जितनी भी टोटल एनर्जी होगी बच्चों, जो भी टोटल एनर्जी होगी किसी भी लाइट की, वो हमेशा E इज इक्वल टू एच म्यू का मल्टीपल होगी। मल्टीपल यानी 1h म्यू या 2h म्यू या 3h म्यू। मतलब हम लोग आराम से इजीली हर एक क्वांटम की टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं। और जब भी आप कभी हायर क्लास में जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या इस चैप्टर को मोर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये फाउंड करेंगे किसी भी एनर्जी की किसी भी लाइट रे की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी हमेशा NH म्यू की फॉर्म में होगी। n कोई भी नंबर हो सकता है, 2h म्यू, 3h म्यू, 4h म्यू एंड सो ऑन। और बच्चों हम लोगों ने म्यू को पढ़ा था C अपॉन लैम्डा वेव थ्योरी में, तो हमने यहाँ पे C अपॉन लैम्डा पढ़ लिया। C अपॉन लैम्डा लिखने के बाद हमारे पास इसका एक और रिलेशन आ गया NHC अपॉन लैम्डा एनर्जी। एक और चीज़ बताते हैं बच्चों, विबग्योर आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा विबग्योर। तो अगर विबग्योर की बात करते हैं तो इसमें जो वॉयलेट कलर होता है इसकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रहती है बच्चों। यहाँ फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, कंपैरिजन टू रेड कलर का जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत लो है। तो जिसका फ्रिक्वेंसी हाई होता है प्लैंक्स ये कहता है उसका एनर्जी भी ज़्यादा है, क्योंकि प्लैंक्स में रिलेशन दी थी ना E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो वॉयलेट और रेड कलर में से किस कलर का आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, किस रेडिएशन का एनर्जी ज़्यादा होगा, दैट इज दी वॉयलेट कलर। होप सो ये प्लैंक्स थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स विल डू इन दी क्लास, ओके। बट आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 2 या 3 बार वीडियो को देख लेंगे, फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाएगा तो ऑफलाइन क्लास में क्लियर करेंगे। क्लास हमें एक रिलेशन पढ़ना है यहाँ पे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मिलके हम लोग देंगे। ध्यान से सुनेंगे। एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दोबारा से यहाँ पे देखेंगे। मेटल था, मेटल की सरफेस पर एनर्जी आ रही थी और आपको अभी बताया जो भी लाइट एनर्जी होगी वो लाइट एनर्जी कैरी करेगी अपने साथ फोटोन को। फोटोन क्या है यहाँ पे, एनर्जी पार्टिकल्स। बच्चों फोटोन मैंने पिछले अभी स्लाइड के अंदर जो मैंने अभी लिखा था बोर्ड पर, वहाँ पे फोटोन नाम लिया। फोटोन इज एक्चुअली दी क्वांटा बेटा, क्वांटम। तो ये जो लाइट एनर्जी आ रही है, जो भी लाइट रे आ रही है इस मेटल पे स्ट्राइक कर रही है, इस लाइट के पास बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स हैं। इन एनर्जी पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं, नहीं तो क्वांटम कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा। पर बच्चों जो ये लाइट एनर्जी, ये जो लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे मेटल पे स्ट्राइक कर रही है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जैसे एक फोटोन इससे टकराता है, उस फोटोन के अंदर बच्चों इतनी एनर्जी होती है कि वो एनर्जी इन 2 एनर्जी के बराबर है। ये 2 एनर्जी कौन सी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। एक बात बताऊं, आपने तो यहाँ पर एक मेटल की प्लेट रख दी, ठीक है। इस मेटल की प्लेट में क्या होगी, एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होगी और न्यूक्लियस ने कुछ तो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा होगा। तो न्यूक्लियस ने जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है आपके पास, वो एनर्जी जिस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। तो पहले देखो सिंपल से एक चीज़ समझो, वो क्या रहा है, एक फोटोन आ रहा है, यहाँ पे एक फोटोन आ रहा है। फोटोन आने के बाद क्या कर रहा है, ये मेटल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, मेटल को धक्का दे रहा है यहाँ पे। अब एक फोटोन इतनी एनर्जी लेकर आ रहा है जिससे वो पहले तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अलग कर रहा है, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा उसने अलग तो करा ही करा, साथ में उस एनर्जी उसको और दी कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम निकल गए हो बाहर और अब क्या करो, यहाँ पे मूव करो। बात समझ में आ गई आपको। पहले जैसे फोटोन आएगा लाइट रे के अंदर, इसको स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। और भी एनर्जी इस फोटोन के अंदर होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने की काम आती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी। सो कितनी एनर्जी फोटोन लेके आ रही है, तो प्लैंक्स अंकल ने अभी बताया E = h μ, ठीक है।
अब इस एनर्जी में मिनिमम ये एनर्जी तो छुपी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी फ्रॉम मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि इतनी फ्रीक्वेंसी मिनिमम था ना म्यू नॉट। ये तो भैया बहुत ज़्यादा एनर्जी है, म्यू है तो ये तो न्यू है, सॉरी म्यू बोल रही, ये न्यू है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। फोटोन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहा है। मान लो फोटोन लेकर आ रहा है 100 जूल एनर्जी, तो 100 में से 20 जूल तो चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के, तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी लाइट रे आ रही है। इसमें से इतनी फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी वाली लाइट रे चाहिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, एच न्यू नॉट। अब बाहर तो नहीं निकालना ना, आगे भी बढ़ाना है, तभी तो सेटअप रन होगा, तभी तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करेगा। तो और इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारे पास 3 टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड द नेक्स्ट इज दिस वन, रिलेशन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैं 15-15 मिनट की वीडियोस बनाऊंगी, आई थिंक 2 वीडियोस बने या 3 वीडियोस बने। तो ये वीडियो अभी एक ही है, एक और वीडियो उसके बाद होगी, तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस मिलेंगी जो आपको देखना है। यहाँ पे 3 टॉपिक्स क्लियर होते हैं। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं।